जय हिंद दोस्तों। आज की इस ब्रांड की क्लास में हम अध्याय 9 को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन की आवश्यकता एवं घटक। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, यह अध्याय हमारी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हमारे जीवन की दृष्टि से देखें तो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और समझना। आपके परीक्षा में प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इस अध्याय को देखने के बाद आप भोजन या पौष्टिकता को जो महत्व नहीं देते होंगे तो उसको आप महत्व देने लगेंगे, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ है वो भी हमेशा ठीक बनी रहेगी। तो इसको दोनों दृष्टि से आप पढ़ें और समझें, और इस वीडियो को आप हो सके तो अपने मित्र, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे इसमें ऐसा क्या है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भोजन की आवश्यकता, ठीक है, इसके बारे में, भोजन के घटक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में हम इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी जो जीवधारी है, जीव है जिसमें जान है, ठीक है, उसके लिए जीवन का मुख्य स्रोत जो ऊर्जा है उसका क्या होता है, भोजन ही होता है, ठीक है। अब हम इस अध्याय में भोजन के बारे में कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अध्याय का नाम ही है भोजन की आवश्यकता एवं घटक। तो जो भी हमारे विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी हमारे मनुष्य जीवन के लिए है और प्राणी के लिए महत्वपूर्ण होगा, वो सब कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, किसी भी जीवधारी के लिए जीवन का मुख्य स्रोत क्या होता है, मुख्य स्रोत यानी कि ऊर्जा। हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है, खाद्य पदार्थों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे हमने देखा है कि हम जब थकावट हो जाती है काम करने के लिए, हमारे लिए क्या एक खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है, वो हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो एक अलग ही एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, एनर्जी आ जाती है शरीर में, ठीक है। देखिए, भोजन की अपर्याप्तता जो मनुष्य है उसके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। कभी कभी कुछ हम देखते हैं क्षेत्रों में या कुछ मनुष्यों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उस व्यक्ति या उस जीव में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और तमाम तरह की उसे बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। इसलिए पर्याप्त भोजन मिलना और पौष्टिक भोजन मिलना हर एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं इसमें आपसे कह रहा हूं कि जीवन की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, चूँकि परीक्षा में तो प्रश्न बनेंगे। यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपकी जो डेली रूटीन है उसमें भी काफ़ी सुधार होगा, आप सुधार कर पाएंगे। इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी आज आपके लिए इस वीडियो में मिल जाएंगी और परीक्षा में इसके प्रश्न भी बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। और आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना, समझ लेना। इसके बाद आपको लगता है आपके किसी मित्र, रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर करना चाहिए, ताकि वो परीक्षा भले ना दे रहा हो लेकिन जीवन में उसका काफ़ी महत्व होगा इस अध्याय का। तो चलिए हम बाकी बात आगे करेंगे, आप खुद ही ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। भोजन से तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पे समझना, ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा यानी कि जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, है ना। हम खाने के रूप में हमारे इंडिया में अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर अलग अलग भोजन है, ठीक है। अब केरल में जाएंगे तो भोजन कुछ अलग प्रकार से मिलेगा, असम में कुछ अलग प्रकार से, यूपी में कुछ अलग, ठीक है, पंजाब में कुछ अलग। लेकिन जो भी हम खाते हैं खाद्य पदार्थ, उसमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, प्रोटीन, ये सब होता है, ठीक है, और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाए, ठीक है। भोजन किसे कहेंगे, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जल हो, प्रोटीन हो, वसा हो, और जीव जगत में जो भी प्राणी हैं, जंतु हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता हो, उसे हम भोजन कहते हैं, ठीक है। भोजन आप भली भांति जानते होंगे। चलिए अभी देखिए यहाँ पर भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता मनुष्य को क्यों होती है, ध्यान से सुनना और समझना। मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, जानकारी, ऐसी जानकारी हमें बहुत कम मिलती हैं और आपको बहुत सारी जानकारी पहले से होंगी भी और कुछ जानकारी नहीं भी होंगी, ठीक है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, मनुष्य या जीव जंतु जो भी होते हैं उनकी जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है, भोजन होती है। हम घर से भी कहीं जाते हैं तो पहले भोजन को प्राथमिकता देते हैं, पहले भोजन कर लिया जाए, इसके बाद ही कोई काम, ऑफिस या कहीं भी आप कोचिंग जाते होंगे, पढ़ने लिखने जाते होंगे, आपके घर में आपने देखा हो कोई भी व्यक्ति होगा जो घर से बाहर काम करने के लिए जाता है, वो सबसे पहले वो भोजन करके ही घर से निकलता, क्योंकि भोजन के बिना एनर्जी नहीं आती शरीर में और भोजन
मनुष्य या जीव जंतु के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। अब देखिए, जो प्राप्त ऊर्जा है, भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उससे मनुष्य दिन के जो भी क्रियाकलाप होते हैं सारे क्रियाकलाप उस ऊर्जा के माध्यम से करता है। ऊर्जा भोजन के द्वारा मिलेगी उसे। देखिए जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना, सांस लेना इत्यादि जो भी उसकी शारीरिक कार्य होते हैं सारे ऊर्जा के माध्यम से होते हैं। ऊर्जा मनुष्य को भोजन के माध्यम से मिलती है। इतनी बात समझ में आ रही है। हम धीरे धीरे वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फैक्ट वाइज जानकारी भी आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब के बारे में हम कंप्लीट इसमें डिस्कशन करेंगे, चूंकि हमारा अध्याय का नाम ही है भोजन की आवश्यकता एवं घटक। अब देखिए, भोजन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला, शरीर या फिर उसके जो अंग हैं जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख है ना, जो प्रत्येक अंग है उनको क्रिया करने की शक्ति देना। भोजन के माध्यम से ही हमारे जो अंग है, शरीर के बॉडी है, उसमें कार्य करने के लिए शक्ति आती है। जैसे कि आपने किसी दिन व्रत रखा हो, फास्ट रखा हो, उस दिन आपने देखा होगा कि आपको लो एनर्जी फील होती है और कोई कार्य करने की आपकी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपने भोजन नहीं किया है। इसी प्रकार भोजन ऊर्जा हमें शरीर में ऊर्जा देता है, जिससे हम दैनिक जो कार्य हैं वो करते हैं। दैनिक क्रियाओं में क्या होता है कि ऊतकों के टूटने और फूटने से नष्ट होने वाली कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। हमारा शरीर जो है ऊतकों से बना होता है। ठीक है, हमारी जो सेल्स होती हैं ऊतकों के माध्यम से बनती हैं और प्रत्येक दिन कई सारे ऊतक शरीर में टूटते फूटते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं और इन सभी को क्या होता है, पुनर्निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे एक मकान के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऊतक होते हैं। ऊतक से ही मिलकर हमारा जो बॉडी है पूरी धीरे धीरे बनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे और देखते हैं। भोजन का जो तीसरा मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, जब हम अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं तो जब भी हमारे शरीर में कोई भी रोग प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की हमारे शरीर में स्वतः शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, छोटे मोटे सर्दी जुकाम को हम अच्छे पौष्टिक भोजन करते हैं तो वो हमें नॉर्मल उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और जल्दी हम उसमें रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया भोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। अब चलिए इसके बाद देखिए भोजन के जो घटक हैं या अवयव हैं, भोजन में हमें क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनना और समझना। मनुष्य को सारे कार्य, जैसे कि दिन में जितने भी वो कार्य करता है उनमें किस प्रकार से उसे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हम अभी आगे इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भोजन है, भोजन को जैसे हमने देखा कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के माध्यम से मनुष्य अपने सारे कार्य दिन के वो कर लेता है। ठीक है, मनुष्य को सारे कार्य, वृद्धि, स्वास्थ्य एवं जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना भी वो कार्य करता है उन सब के लिए शरीर का जो अच्छा ग्रोथ डेवलपमेंट होती है फिजिकल, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन को एक संतुलित और बेहतर बनाने के लिए अच्छे भोजन की, पौष्टिक भोजन की हमेशा आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसके बारे में आपने कभी पहले जरूर पढ़ा होगा, आप भूल गए होंगे यदि आपको अभी याद नहीं है तो। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के में 3 प्रकार मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या कार्य होता है तो, और भोजन में हमें इसे किस रूप में लेना चाहिए वो देखिए। अभी भोजन में मनुष्य के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो अति महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रत्येक जो मनुष्य प्राणी उसके लिए कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। मनुष्य के लिए किस प्रकार से कार्य करता है तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए तुरंत ऊर्जा देता है जिससे कि कोई भी कार्य हम आसानी से कर पाते हैं। जब हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा नहीं होती तो हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी हो सकता है आपके शरीर में अच्छी एनर्जी हो, आपने अच्छा भोजन लिया हो, ठीक है, नाश्ता कर लिया हो, तो आपके शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी होगी जिससे आप अपनी क्लास को अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, प्रोटीन की बचत में भी सहायक होता है। देखिए हमारा शरीर जो होता है वो प्रोटीन की बहुत ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन के बिना हमारा शरीर अधूरा होता है। लेकिन प्रोटीन की जो बचत होती है, देखिए सारा शरीर यदि प्रोटीन के माध्यम से अपना कार्य करेगा तो बाकी उसके लिए प्रोटीन की फिर कमी हो जाएगी। हम प्रोटीन एक सीमित उसमें ही रोज़ ले पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि शरीर से जो प्रोटीन एनर्जी देता है
उसकी बचत करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है शरीर में, आपने ऐसा सुना होगा, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने चावल खाते होगे, ठीक है, इस प्रकार की कोई और चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, आलू हो गया, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाती है और जिससे आप तुरंत कोई कार्य कर पाते हैं। प्रोटीन धीरे धीरे हमारे शरीर को एनर्जी देता है और लंबे समय तक एनर्जी देता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट हम खाने में शामिल करते हैं तो प्रोटीन को बचा के रखता है, प्रोटीन बाद में शरीर उसको धीरे धीरे काम लेता रहता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट अब अच्छी मात्रा में भोजन में शामिल करते हैं तो जो कैल्शियम है वो शरीर अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाता है। आप जैसे मिल के लेते होंगे, ठीक है, और भी कोई पनीर, इस प्रकार की चीज़ जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट आप भोजन में शामिल करते हैं तो वो कैल्शियम को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। वसा की बचत में भी सहायक होता है, ठीक है। वसा जिसको फैट कहते हैं, फैट के माध्यम से भी शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, फैट हमारा बच जाता है, वो अलग शरीर उसके लिए बाद में एनर्जी उस वहाँ से फैट से लेता रहता है, तो फैट की बचत में भी सहायक है। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत सहायक होता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के कार हो गए, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम भोजन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बताया चावल हो गया, कुछ आलू हो गए। देखिए इस कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको एक बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए खाने में, लेकिन एक खाने में सीमित उस लिमिट में उसे शामिल जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, और आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ बहुत ज़रूरी है, तो आपको आज इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो कौन सी, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आपने बहुत सुना होगा, आप जिम एक्सरसाइज करते होंगे या आपने बार बार प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि मनुष्य को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है और प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। तो इसमें देखिए प्रोटीन जो है शरीर बनाने वाला पोषक तत्व, जैसे कि कोई बालक है उसका या फिर युवा है, जो भी एज में है, उसका जो शरीर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने या उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन अति आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है। शरीर के जो ऊतक होते हैं, जैसे कि हमने अभी कहा, छोटे छोटे ऊतकों से हमारा जो बॉडी है वो बनी होती है, तो शरीर के ऊतकों को बनाने और उनके मरम्मत के लिए भी प्रोटीन अति महत्वपूर्ण है। मांसपेशियाँ, त्वचा, नाखून और हमारे बाल जो है अधिकतर प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। देखिए यदि आपको मांसपेशी, त्वचा, नाखून, बाल इन सबको बहुत अच्छा करना है तो आप प्रोटीन खाने में अच्छे से शामिल कीजिए, ठीक है। आगे देखिए प्रोटीन के निर्माण में प्रमुख जो तत्व है वो अमीनो एसिड है, यानी कि अमीनो एसिड हमारे जो बॉडी है उसमें प्रोटीन के निर्माण में बहुत सहायक होता है। और जो हमारा मानव शरीर है उसमें कुल कितने अमीनो एसिड, मानव शरीर है उसमें कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, मानव शरीर में लगभग 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आए तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत, यानी प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है इसके बारे में ध्यान से देखिए और फिर इसे अपने भोजन में एक बार जरूर शामिल करिए, एक बार यानी कि नित्य प्रतिदिन शामिल करने की कोशिश कीजिए। मनुष्य है, पशु एवं वनस्पति दोनों से प्रोटीन का लेता है और उपयोग करता है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, वो सिर्फ वनस्पतियों से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो जो पशु जानवर हैं उनके माध्यम से भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन किस किस से प्राप्त होता है, मांस, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का मांस देख सकते, किसी भी चीज़ का, यानी खाने योग्य चीज़, कुछ अखाने योग्य चीज़ की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनसे जो मांस है उसकी प्राप्ति करते हैं, ठीक है। मछली हो गया, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अंडा, अंडे को भी प्रोटीन का अच्छा, मछली और अंडे को सामान्यतः प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। पक्षी हो गए, और शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दूध हो गए, पनीर आदि। लेकिन दूध पनीर भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पशुओं के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से प्रोटीन प्राप्त होता है। अब देखिए कुछ वनस्पति हैं उनसे प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जैसे कि सोयाबीन, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सूखे मेवे हो गए, जैसे कि सूखे मेवे जिसको हम क्या बोलते हैं, बादाम हो गया, काजू, किशमिश, इस प्रकार के जो सूखे मेवे हैं वहाँ से भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मूंगफली, मूंगफली में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दाल है, ठीक है। दाल आपको प्रतिदिन जरूर एक दाल एक समय
ज़रूर खाना चाहिए और 2 जो कटोरी है उसको अच्छी गाढ़ी दाल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरी हो जाती है। ठीक है, यदि आप शाकाहारी हैं तो दाल आपको 2 प्लेट प्रतिदिन जरूर खाना चाहिए। देखिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि सबसे जो जरूरी चीज़ है बॉडी के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था वीडियो के प्रारंभ में कि वीडियो हमारे जो हेल्थ है या हमारे जीवन है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चूँकि आपकी परीक्षा में तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत और मात्रा, यानी कि इसके क्या क्या स्रोत होते हैं और कहाँ से इसके कौन से स्रोत में, कौन से सोर्स में कितनी मात्रा क्वांटिटी इसकी पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक साइड स्रोत लिख दिए, एक साइड प्रोटीन की मात्रा, यानी कि 100 ग्राम हम जो सोर्स लेंगे उसमें कितना ग्राम प्रोटीन होगा वो हम यहाँ पे बात डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अनाज हो गया, जितने भी अनाज होते हैं, गेहूँ, चने, सोयाबीन है ना, जो हम खाते हैं, खाने में शामिल करते हैं, अनाज हैं, अनाज में प्रोटीन 6 से 14 ग्राम रहता है प्रत्येक 100 ग्राम क्वांटिटी में देखें तो। दाल की बात करें तो दाल में 18 से 24 ग्राम प्रोटीन रहता है प्रति 100 ग्राम में। नट्स और तेल बीज हो गए, इनमें 6 से 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है। अंडे की बात करें इसमें 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, और ताज़ा दूध की बात करें इसमें 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। देखिए प्रोटीन की हम सोर्स और यहाँ पे क्वांटिटी देख रहे हैं प्रति 100 ग्राम में कितना होता है। मछली में 14 से 20 ग्राम, जो 100 ग्राम की मछली होगी, फिश होगी, उसमें 14 से 20 ग्राम क्या होगा, प्रोटीन होगा। जो मांस है यह कहते हैं इसमें 18 से 22 होता है, जो अन्य मांस वगैरह ले लें आप। मटर, सेम, लोबिया, इसमें 17 से 25 जो ग्राम है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन के बारे में हम यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वांटिटी भी, यहाँ से लगभग एक प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में कि दालों में कितने प्रति 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है, आप बताएंगे 18 से 24 ग्राम पाया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख के चलना। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे प्रोटीन का महत्व। शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है प्रोटीन। ठीक है, इतना हमें अभी तक मालूम चल गया है। शरीर का निर्माण में, वृद्धि और रख रखाव के लिए इसका विशेष महत्व होता है। शरीर का जो निर्माण होता है वो हमने अभी देखा था ऊतकों के माध्यम से होता है, और ऊतक प्रोटीन से बनते हैं। जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो प्रोटीन की अच्छी भरपूर मात्रा में प्राप्ति होने से उनका जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, रख रखाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। आपसे पूछा जाए परीक्षा में 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आप बताएंगे 4 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, कितनी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होती है। जो प्रोटीन है वो एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी उपयोगी, जैसे कि हमको पता है बॉडी के लिए एंजाइम और हार्मोन्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन्स है, इनका निर्माण भी प्रोटीन के माध्यम से होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन से हमें और क्या मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में बहुत उपयोगी। अभी कोविड के समय में आप पूरी दुनिया ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगी है ना। अच्छा इम्यून सिस्टम, इसको कहते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो अच्छी जो प्रोटीन है वो डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक ही विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी महत्व है प्रोटीन को लेकर। आपने देखिए बहुत से बच्चे जिम जाते हैं तो उनको तो इन सब के बारे में बहुत महत्व पता होता है, क्योंकि जो जिम का ट्रेनर होता है, योग वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इनके बारे में बहुत महत्व जो होता है उनको दिया जाता है और इनके बारे में बहुत अच्छे से उन्हें बताया जाता है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए या फिर जो अपने शरीर को फिट रखते हैं तो वो इन चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी इन चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर रहिए। तो इन सही चीज़, जो सही पौष्टिक खाना उसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वसा के बारे में देखते हैं। वसा, प्रोटीन हमने पढ़ लिया, अब वसा के बारे में आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो वसा है, जिसको फैट कहते हैं, इसके बारे में देखिए। वसा से हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे ऊष्मा यानी कि जो एक हीट होती है बॉडी को, और ऊर्जा, एनर्जी, दोनों हमें फैट के माध्यम से प्राप्त होती है। वसा हमें गर्म रखने के लिए त्वचा में
जो फैट होता है उसको संचित करता है। हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके नीचे आपने देखा होगा एक वाइट वाइट सा जो दिखाई देता है वो फैट होता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी बॉडी को गर्म रखने का कार्य वसा करता है। 1 ग्राम वसा में पूछे फैट में कितनी जो ऊर्जा होती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम जो फैट है उसमें हमें मिल जाती है। और वो जो वसा है वो भोजन को भी बहुत स्वादिष्ट बना देता है। यदि आपके जो भोजन है उसमें वसा है, अच्छी मात्रा में फैट है, तो वो आपके भोजन को और स्वादिष्ट बना देता है। ठीक है, कुछ लोगों के मुंह में स्वादिष्ट के नाम पर ही पानी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, वसा युक्त भोजन से देखिए समय तक भूख नहीं लगती। ऐसा आपने देखा होगा, जो लोग मांसाहारी होते हैं या फिर अपनी भोजन में, देखिए मांसाहारी से कहने का मतलब क्या है कि वो सफिशिएंट मात्रा में फैट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि कोई चिकन मटन खाता है या फिश खाता है तो उसमें एक जो वसा होती है, फैट होती है, वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। उन लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत समय बाद भूख नहीं लगती। ठीक है, बहुत समय तक उन्हें भूख नहीं, क्योंकि जो फैट होता है हमारे शरीर में वो एकदम से एग्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसको पचाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जो अच्छा भोजन करते हैं जिसमें कि वसा ज़्यादा मात्रा में होती है, उनको बहुत देर तक भूख नहीं लगती। ठीक है, जैसे आपने मूंगफली भी खाई होंगी, जैसे आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपने मूंगफली खाई होंगी। तो मूंगफली क्या होता है, उसमें फैट अच्छा होता है, तो उससे आपको बहुत समय तक भूख नहीं लगती। ठीक है, तो फैट से हमें बहुत समय तक भूख भी नहीं लगती। तो हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, जान लिए। अब देखिए जो आगे है वसा के प्रकार। देखिए वसा के प्रकार आपसे पूछे तो एक जंतु वसा होती है, दूसरा वनस्पति वसा, यानी कि जंतु वसा जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है फैट, उसे जंतु वसा कहेंगे। वनस्पति से प्राप्त होता है उसे वनस्पति जो वसा है फैट है वो कहेंगे। अच्छा, जंतु वसा यहाँ पर देख लीजिए वो कैसे प्राप्त होता है। दूध के द्वारा फैट प्राप्त होता है, दूध हमें पशुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, पनीर अंडा हो गया और मछली हो गया। तो दूध, पनीर, अंडा, मछली जो फैट है, जंतु फैट है, उसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। वनस्पति वसा है, इसमें देखिए तेलों से हमें फैट अच्छा प्राप्त होता है, अखरोट से हमें बहुत अच्छी मात्रा में फैट प्राप्त होता है, बादाम, नित्य प्रतिदिन आपको 2 बादाम कम से कम गली हुई भिगोकर खाना चाहिए, इससे भी अच्छा आपको फैट मिलेगा। मूंगफली खाना चाहिए, नारियल से भी अच्छा फैट मिलता है, सरसों और तिल, इस प्रकार से इनसे भी बहुत अच्छी मात्रा में क्या मिलता है, फैट मिलता है। अब देखिए हम आगे देखते हैं फैट के बारे में, देखते हैं फैट के क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे देखिए फैट से हमें ऊर्जा, फैट जो है हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी बॉडी में ऊर्जा को, एनर्जी को संग्रह करके रखता है, और शरीर को जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो फैट के माध्यम से एनर्जी उन्हें वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए शरीर का तापक्रम नियंत्रित रखता है। जो फैट होता है, वसा होता है, शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में देखा, स्किन के नीचे एक वाइट वाइट सा जो होता है उसे वसा कहते हैं, और शरीर के ताप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कुछ, जो हमें जो वसा होती है, जब हम वसा खाने में फैट की बात कर रहे हैं तो फैट में ही बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो उसमें घुले हुए होते हैं, वो हमें फैट के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। मुख्यतः इसमें ए डी ई के जो विटामिन है, ए डी ई के, वो हमें विटामिनों से जो फैट है उसके माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि फैट में ये सारे विटामिन घुले हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आवश्यक बसी अम्ल प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो आवश्यक बसी अम्ल है वो प्रदान कौन करता है, फैट करता है। आपने देखा होगा कि जब शरीर में बसी अम्ल की कमी हो जाती है तो आपको स्किन डिसीज, यानी कि जो त्वचा रोग संबंधी बीमारी है वो होने लगती है। तो फैट अच्छी मात्रा में आपको लेना चाहिए। शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य फैट करता है, जैसे कि आप वृक्क, हृदय, जिनको आप क्या कहते हैं, किडनी, हार्ट, इस प्रकार से लीवर जो आपके शरीर में है, इनके भारी और आपने देखा होगा गद्देदार क्या होता है, एक फैट जमा होता है। जब भी आप जैसे कि चलते फिसलते या रनिंग करते समय जो भी कार्य करते हैं दिन में, कभी आप गिर भी जाते हैं तो जो आपके जो बहुत नाजुक कोमल अंग माने जाते हैं इनको क्षति नहीं होती, क्योंकि इसके बाहर गद्देदार एक फैट जमा होता है शरीर में, वो इनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो वसा के हमने कार्य देख लिया, आपको फैट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी उम्मीद करता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो ये वीडियो होने के बाद भी बहुत सारे बाद में भी देखते हैं। तो देखिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे मोटिवेट होने के लिए, और मैं और बेहतर कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, चलिए अब हम विटामिन के बारे में देख लेते हैं।
अब देखिए विटामिन के बारे में, जैसे कि हमने प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ा, हमने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, उसी प्रकार से विटामिन भी जो मनुष्य है उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है विटामिन। शरीर को किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है वो विटामिन नहीं देते। एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं परीक्षा में कि विटामिन शरीर को ऊर्जा देते हैं या नहीं देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो विटामिन है शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे जो शरीर है, मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य शरीर है, उसको आवश्यक विटामिन लगभग कितने विटामिन की उसे आवश्यकता होती है? लगभग उसे 15 विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक विटामिन का एक विशेष कार्य होता है, हर एक विटामिन का अपना एक अलग कार्य होता है। इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। देखिए हमें जो विटामिन है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, आपने बहुत सुना होगा डॉक्टर से या यहाँ वहाँ से कि हरे पत्तेदार सब्जियां हर एक व्यक्ति को अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। जो कच्ची सब्जियां हैं वो ज़्यादा बेनिफिट होती हैं, बेनिफिशियल होती है। दूध हो गया, उससे विटामिन मिलता है। फल से मिलते, फल में सारे फल आ जाते हैं, केले, संतरे, अनार, जितने भी फल हैं सारे फल के अंदर आ जाएंगे। अंडे, अंडे से भी विटामिन मिलते हैं, मछली आदि, इनसे हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो प्रमुख जो कार्य है मनुष्य शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना। ठीक है, विटामिन का प्रमुख कार्य क्या होता है कि मानव जो शरीर है उसको पूर्ण स्वस्थ रखना। आपने देखा हो कभी कभी किसी की बॉडी में कुछ विटामिन की कमी होने से कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो डॉक्टर एक पर्टिकुलर उस विटामिन की उसे टैबलेट देता है, तो उस विटामिन के द्वारा उसकी वो जो डिसीज़ है, बीमारी, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आप खाने में अच्छे विटामिन यानी कि संपूर्ण जो विटामिन हमें लेना चाहिए उन सबको शामिल करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए विटामिन ए है। विटामिन ए हमें क्या हेल्प करता है? जो आँखें हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो आँखों में आजकल हम देखते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत आँखों में हो रही है, जैसे कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बच्चे होंगे मोबाइल को अननेसेसरी यूज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लास के अलावा भी आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मैसेज में, व्हाट्सएप में जब यूज़ करते हैं तो आपकी जो आंखें वो दर्द होने लगती हैं, उनका पानी सूख जाता है, जलन होने लगती है। इस प्रकार के आजकल सबसे ज़्यादा समस्याएं आंखों को लेकर आ रही है। तो दोस्तों मैं बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ी सी केयर ज़रूर रखिएगा। बिना केयर के है ना हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ सबसे पहले है। तो विटामिन ए है वो आँखों की हमें जो है रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और तमाम तरह की जो बीमारी उनसे लड़ने में मदद करता है। विटामिन ए से आपके बाल सुंदर होंगे। ठीक है, तो विटामिन ए आप प्रचुर मात्रा में लीजिएगा तो बहुत घने और लंबे बाल आपके हो जाएंगे। त्वचा आपकी जो ग्लो करती है, त्वचा, स्किन है, डिसीज़, जो भी स्किन डिसीज़ है उनसे लड़ने में विटामिन ए हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम देखेंगे विटामिन ए कहाँ से मिलता है। विटामिन बी इस प्रकार से। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिनों को समूह कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं। इसको समूह कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स विटामिनों का समूह। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, इस प्रकार से और कई सारे विटामिन बी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर विटामिन सी है। विटामिन सी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, संक्रमण से लड़ने की क्षमता में देता है। कोविड में विटामिन सी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है कि संक्रमण जो वायरस है उससे लड़ने में जो विटामिन सी है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को विटामिन सी अच्छी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आंवला। आंवला बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का, और सारे विटामिन भी इससे प्राप्त होते हैं, लेकिन विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। जितने भी खट्टे फल आप ले लीजिए उसमें सब में विटामिन सी अच्छी होती है। संतरा, नींबू, अंगूर, हरी मिर्च में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। विशेष रूप से जो आंवला है, संतरा, नींबू, अंगूर, हरी मिर्च, इनमें विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी शरीर में जो दांत होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विटामिन डी हमें हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के माध्यम से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। चलिए, जो विटामिन, एक साइड हम पूरे विटामिन देख रहे हैं और उसी विटामिन का वैज्ञानिक नाम देखेंगे और सोर्स यानी स्रोत देखेंगे कौन से चीज़ से हम वो विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मोस्ट IMP कह लीजिए इसको। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जो विटामिन ए है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और हमें विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब आप विटामिनों को ध्यान से सुन लेंगे तो इसके बाद आप कोशिश करिएगा इन सारे विटामिनों को लेने की। देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप बताएंगे रेटिनॉल। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है?
दूध से, मक्खन से, मछली, पालक, गाजर, आम इत्यादि। ठीक है, ये हम मोटे मोटे सोर्स हैं उनको देख रहे हैं, इनके माध्यम से विटामिन ए प्राप्त हो जाता है। अभी हमने देखा विटामिन ए आँख, बाल, त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B1 इसका नाम है थायमिन। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होगा? फल के द्वारा, अंडा, आलू, बादाम। ठीक है, ये विटामिन B1 है, वो हमें इनके माध्यम से प्राप्त होगा। विटामिन B2 इसका नाम मिलता है राइबोफ्लेविन, वैज्ञानिक नाम पूछे तो राइबोफ्लेविन। ये कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वहाँ से, अंडा, दूध और मटर इन इत्यादि से हमें विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B12 देखिए, इसका नाम मिलेगा साइनोकोबाल्विन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, साइनोकोबाल्विन वैज्ञानिक नाम है। दूध से प्राप्त होता है, मांस और फल से विटामिन B12 हमें प्राप्त होता है। विटामिन C इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें खट्टी चीज़ों से प्राप्त होता है, नींबू, संतरे, आंवला इत्यादि। ठीक है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल वैज्ञानिक नाम हो गया। कहाँ से मिलता है? मछली से, दूध से, मक्खन और सूर्य की किरणें, वहाँ से भी हमें विटामिन जो D है मिलता है। आपने बहुत सुना होगा सर्दियों के दिनों में जो धूप है वो सेकने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, और आपके घर में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोग, वो हमेशा धूप सेकने के लिए ज़रूर कहते हैं। इससे क्या विटामिन D आपका भरपूर मात्रा में शरीर को मिल जाता है। विटामिन K इसका नाम है फिलोकिल्बिनॉल। ठीक है, फिलोकिल्बिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम होगा। पालक, फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर इसके सोर्स होंगे, इनसे ये प्राप्त हो जाता है। विटामिन E टोकोफेरॉल, ये कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूँ, चना, मटर, मांस इत्यादि से हमें विटामिन E प्राप्त हो जाता है। विटामिन P देख लीजिए। निकोटिमाइड, निकोटिजोमाइड है वो कहाँ से प्राप्त होता है? नींबू से, नारंगी से और अंगूर से। ठीक है, देखिए हमने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे ली, विटामिन देख लिए, उनके वैज्ञानिक नाम और सोर्स देख लिए। यहाँ से परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं भी सॉल्व कराऊंगा वीडियो के अंत में, तो उनको आपको ध्यान से आंसर भी बताना है, और जब आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो वो ज़रूर बनेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ कहीं भी मिलते हो आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर देता है और आपको उत्तर याद रखने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं खनिज लवण। इसके बाद अंतिम जो हेडिंग हमारी खनिज लवण, इसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनकी ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगली हेडिंग हमारी खनिज लवण, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लगभग 21 प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। आपसे पूछे परीक्षा में कि जो मानव शरीर है उसको सुचारू रूप से यानी कंटिन्यू कार्य करने के लिए लगभग कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो आप बताएं 21 प्रकार के जो खनिज लवण है उनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि खनिज लवण आयरन आपने बहुत सुना होगा, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर इत्यादि। ठीक है, ये सारे हमारे खनिज लवण होते हैं, इनकी शरीर को अति आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर टेबल है, टेबल के माध्यम से मैं आपके लिए जो प्रमुख खनिज हैं उनके नाम और स्रोत यानी सोर्स उनके कहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। कैल्शियम खनिज लवण है, बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। ठीक है, यह हमें अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी इत्यादि से प्राप्त होता है। ध्यान रखना कौन सी चीज़ से कौन सा हमारे खनिज लवण प्राप्त होता है। फास्फोरस अनाज से, दाल, दूध, मछली इनसे प्राप्त होता है। लोहा है, लोहा आपने बहुत सुना होगा, शरीर में लोहे तत्व की, लोहा यानी कि आप वो वाला लोहा, सरिया वाला लोहा मत समझ लेना, है ना, क्योंकि आपका शरीर एक बिल्डिंग ही है, और बिल्डिंग है तो आप उसमें इस वाले लोहे को मत खाने लग जाना। ठीक है, जो बिल्डिंग में लगाया जाता है लोहा, आपने देखा होगा डॉक्टर बहुत सजेस्ट करते हैं, शरीर में बहुत इसकी आवश्यकता होती है, जिसको हम आयरन भी कहते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज से, पालक से। पालक में प्रचुर मात्रा में जो आयरन है वो रहता है, मेथी में, जीरा, सेब, इस प्रकार के जो और फल है उनमें भी अच्छी मात्रा में हमें आयरन मिलता है। देखिए दोस्तों, बहुत सी बार हमें आयरन, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपके लिए बता दूँ, आयरन को आपको अच्छी मात्रा में लेना है तो कोशिश करिएगा आपके घर में जो खाना पकता है वो एक लोहे की कढ़ाई ले लेना, तो लोहे की कढ़ाई से भी आपका जो आयरन है वो आपके लिए मिलता रहता है। ठीक है, तो पतली लोहे की कढ़ाई आपके लिए जो आयरन है उसको कंज्यूम करने में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में देखिए,
हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती है वहाँ से मैग्नीशियम मिल जाता है। तांबा, कोबाल्ट, जिंक, ये कहाँ से मिलेगा? दाल है, मांस और सब्जी है, इससे हमें जिंक, ये तांबा, कोबाल्ट मिल जाते हैं। आयोडीन आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। आयोडीन मछली और समुद्री लवण है ना, जो समुद्री लवण पाए जाते हैं उनसे हमें आयोडीन मिल जाता है। और क्लोरीन, क्लोरीन हमें कहाँ से मिलेगा? अनाज से, फल से और नमक इत्यादि से हमें ये सारे खनिज लवण हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है। इस अध्याय में मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो अंत हो जाएगी, कंप्लीट होगी, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएगा इस वीडियो का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है। हर एक व्यक्ति को जो अच्छा भोजन है, पौष्टिक भोजन, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं ले सकते। अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए आपको, फैट अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, खनिज लवण अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। तो हमने इन सब के बारे में इस वीडियो में देखा। अब इस वीडियो को आप अपने जो साथी, रिश्तेदार हों, सभी को शेयर करना और उन्हें पर्सनली बताना कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आप काफ़ी कुछ जानकारी मिलेंगी जो जीवन में हमेशा काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। चलिए अब इस अध्याय के हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एमसीक्यूज है, उनको लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने वीडियो ध्यान से देख ली है, समझ ली है और आपको बहुत सारी जानकारी अब प्राप्त हो गई। अब आप इसके प्रश्न के उत्तर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, जो भोजन की आवश्यकता है, इस हेडिंग के अंतर्गत जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए किस प्रकार से होंगे। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं शर्करा, वसा, जल। तो देखिए भोजन के जो आवश्यक घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, आप बताइए कमेंट्स में इसमें से। और डी कह रहा है सभी। तो कौन सा उत्तर होगा इसका, बताइए, सब लोग बताइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ये सभी, ठीक है, शर्करा, वसा, जल, ठीक है। हमने पढ़ा था भोजन में सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के द्वारा भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है? वृद्धि के लिए, विभिन्न अंगों की मरम्मत के लिए, जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त के लिए और उपरोक्त सभी। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जो मनुष्य है उसको भोजन क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? उसकी वृद्धि के लिए, अंग है उसके शरीर के, उनके मरम्मत के लिए, और जीवन की क्रिया है उनको ऊर्जा मिल सके उसके लिए। तो उत्तर डी होगा, ठीक है। आपसे खुद ही स्वतः इसके उत्तर बन जा रहा है। मनुष्य ऊर्जा के द्वारा कौन सा कार्य करता है? चलना, सांस लेना, क्रियाशीलता में वृद्धि। तो मनुष्य को जब एनर्जी होती है तो वो सारे कार्य कर सकता है सभी। भोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या है भोजन के प्रमुख उद्देश्य? शरीर अथवा उसके अंगों को क्रिया करने की शक्ति देना, शरीर को रोगों से रक्षा करने की शक्ति देना। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका उत्तर, भोजन के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, बताइए। 4 उत्तर आपके सामने, कुछ समय में आपके लिए देता हूँ। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ा है अभी। भोजन किन किन के लिए आवश्यक है? सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, बृहत्काय जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, उपरोक्त सभी। अब देखिए भोजन किन किन के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म जीवाणु है ना, वो भी कुछ ना कुछ खाते ही हैं। जो बड़े जंतु हैं वो भी, वनस्पति, वनस्पति एक जीवित प्राणी है, आपको पता होना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसके लिए भी भोजन, पत्तियाँ हैं वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करती हैं। तो शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है, सॉरी वनस्पति के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है, इससे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट है उसके निर्माण में से कौन सा तत्व है जो प्रेजेंट नहीं होता? तो बताइए इसका उत्तर। देखिए जो नाइट्रोजन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में उपस्थित नहीं होता। कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है? ठीक है, यानी जैसे कौन से खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? अनाज में, आलू में, दूध में और चावल में। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो जो दूध होता है दोस्तों उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपके लिए बताया था कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन
मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो बताइए जो मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे? तो इसके ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये सभी इसके उदाहरण होंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, इसके बारे में मैंने आपके लिए बताया था। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे शरीर को 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए हमने इन सब के बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिस्कस किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा सबसे अधिक होती है? अनाज में, दाल में, गुड़ और शक्कर। तो बताइए इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो शक्कर होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है, उससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन शक्कर शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं? ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, वसा की बचत में सहायक, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट है उसके कार्य में इन सब के बारे में पढ़ा था, तो इसका उत्तर डी होगा। समझ में आ रहा है आपको? कौन सी कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर से व्यर्थ पदार्थ के विसर्जन में सहायक होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज। देखिए ऐसी कौन सी जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो मानव शरीर है उससे जो व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायक होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इनमें से बताना है, तो सेलुलोज को याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन को लेकर कैसे प्रश्न बन सकते हैं? शरीर के कौन से भाग प्रोटीन से निर्मित होते हैं? त्वचा, नाखून, बाल। मैंने आपके लिए इन सब के बारे में बताया था, सभी प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छी प्रोटीन आप शामिल करेंगे डाइट में तो आपको इन सभी चीज़ों की जो सुंदरता उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत में कौन सहायक होता है? शरीर की जो ऊतक होते हैं उसमें मरम्मत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज। तो जब भी ऊतकों की मरम्मत की बात करें तो प्रोटीन हमेशा सहायक होता है। मानव शरीर कितने अमीनो एसिड का बना होता है? मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो मानव शरीर कितने अमीनो एसिड का बना होता है, लगभग 20 अमीनो एसिड इसमें जो मानव शरीर है उसमें होते हैं, या उनसे मिलकर मानव शरीर बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन शरीर में किसके निर्माण में सहायक होते हैं? एंजाइम के, एंटीबायोटिक के, हीमोग्लोबिन के, सभी। जो हमारे शरीर में प्रोटीन है वो किस किस के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका उत्तर आप बताइएगा, प्रश्न परीक्षा में इसी प्रकार से आएगा, 4 उत्तर आपके सामने होंगे। तो देखिए जो एंजाइम होता है, एंटीबायोटिक होता है, हीमोग्लोबिन, इन सभी के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। निम्न में से क्या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, से सभी। देखिए शरीर में जो प्रोटीन निर्माण होता है इसमें क्या क्या सहायक होता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस सभी प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों में से किसमें प्रोटीन नहीं होता? मांस में, मछली में, आलू में, दूध में। तो बताइए इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं होता? मैंने आपके लिए बताया था प्रोटीन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो जो आलू होती है वहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त नहीं होता। तो आलू से हमें क्या प्राप्त होता है नीचे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका, है ना। आलू से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए हमने देख लिया प्रोटीन प्राप्त नहीं होता, तो इससे कुछ तो प्राप्त होता होगा, तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन से वनस्पति जन्य प्रोटीन के उदाहरण है? यानी कि जो वनस्पति से प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसका उदाहरण बताना है। सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली, ये सभी। तो देखिए इन सभी से हमें वनस्पति जो प्रोटीन है वो प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? सबसे कम प्रोटीन बताना है आप किसमें होता है? अनाज में, दाल में, अंडा में और ताज़ा दूध में। तो सबसे कम प्रोटीन किसमें मिलेगा आपको? अनाज में मिलेगा, दाल में, अंडा में और किसमें? देखिए इन सब के बारे में हमने टेबल के माध्यम से भी पढ़ा था कि प्रति 100 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है। तो ताज़ा दूध में सबसे कम प्रोटीन मिलेगा इन 4 उत्तरों में से। ठीक है, अगला देखिए, प्रोटीन किस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी होता है? शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। तो इन सभी में उपयोगी होता है। अब जो फैट है, वसा, इससे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? यानी एक सहायक नहीं होगा, कौन सा होगा? फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो वसा जो है उसके निर्माण में कौन सहायक नहीं होगा? तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस है वो वसा के निर्माण में सहायक नहीं होता, बाकी 3 उसमें सहायक होते हैं। 1 ग्राम वसा से व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 1 ग्राम वसा से जो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है व्यक्ति को,
उसके बारे में हमें बताना है। तो कितनी होगी यहाँ पर 1 ग्राम वसा, ठीक है। अब देखिए चलिए मैं इसका उत्तर आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ। पिछली एक कमेंट्स में किसी व्यक्ति ने कहा था सर आपको इसका उत्तर पता नहीं होगा। देखिए मैंने आपके खुद ही वीडियो में बताया तो मुझे कैसे पता नहीं होगा, अभी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। तो जो मैंने पढ़ा दिया उसके बारे में मुझे कैसे पता नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। जो भी सही उत्तर जल्दी कमेंट्स करेगा मैं उसका सही उत्तर पिन भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर लें। देखिए मैं क्यों इसको छोड़ रहा हूँ, ताकि आप खुद से भी तो कुछ एफर्ट लगाएं, मैं भी तो चेक कर पाऊँ आपने वीडियो में ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। वसा किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक, अकार्बनिक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा किस प्रकार का एक यौगिक है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो जो अकार्बनिक प्रकार का यौगिक है वो वसा होता है। बसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बसीय अम्ल इसके बारे में मैंने आपके लिए बताया था। बसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो बसीय अम्ल है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किस वनस्पति स्रोतों से वसा की प्राप्त होती है? मूंगफली से, नारियल से, सरसों से। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इन सभी से हमें जो वनस्पति वसा है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन के बारे में, विटामिन से प्रश्न कैसे पूछेंगे? इनमें से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में मैंने घुलनशील विटामिन आपके लिए बताए थे, तो इसमें से हमें बताना एक जो घुलनशील नहीं होगा वो यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। 3 घुलनशील होंगे और 1 घुलनशील नहीं होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा? A, C, D, E, यानी कि जो विटामिन सी होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए हमारे शरीर को लगभग कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है? इसके बारे में मैंने आपके लिए बताया था। तो कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है? 15 विटामिनों की आवश्यकता होती है। B2 विटामिन के स्रोत क्या है? यानी B2 विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए इसका उत्तर। अंडे से, मांस से, पनीर से। तो सभी से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? आंवला, संतरा, अंगूर। तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सबसे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है? हमने विटामिनों के नाम देखे थे, तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है आपको यहाँ पे बताना है। तो विटामिन B2 है उसका नाम, राइबोफ्लेविन हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जो खनिज है इनसे देखिए कैसे प्रश्न पूछेंगे परीक्षा में कि शरीर को कितने प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपके लिए बताया था खनिज लवणों की कि जो व्यक्ति उसके शरीर में कितने खनिज लवणों की उसे आवश्यकता होती है। ऑप्शन है A 15, B 18, C 20 और D 21। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? तो 21 जो है 21 प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। मनुष्य को क्लोरीन की प्राप्ति किस खाद्य पदार्थ से नहीं होती? क्लोरीन, ठीक है, मछली से प्राप्त नहीं होता, अनाज से, फल से और नमक भोज्य पदार्थ से। क्लोरीन इनमें से किससे प्राप्त नहीं होता? तो जो मछली है मछली से क्लोरीन की प्राप्ति नहीं होती, बाकी सभी क्लोरीन के सोर्स हैं। हड्डी एवं दांतों के विकास हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? हड्डी और दांतों के लिए हमने पढ़ा था किस खनिज की आवश्यकता होगी? कैल्शियम की, पोटेशियम की, सल्फर की, मैग्नीशियम की। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए इसके अंतिम 2-3 प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, अंडे, सब्जियां, उपरोक्त सभी। तो खनिज लवणों के मुख्य सोर्स कौन से हैं इसमें से आपको बताना, तो सभी इसके मुख्य सोर्स हैं। मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अंडा, दूध, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो मैग्नीशियम है वो प्रमुख रूप से कौन से सोर्स से प्राप्त होता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उससे मैग्नीशियम, कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट मिल पाए और आपके बाद जो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करेगा हमेशा उसके लिए एक अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपकी सहयोग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं जो फ़ोन पे नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जितना भी आपका मन हो उतना करना, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।